तो आप सभी लोग का मैं रोहित कुमार डायरेक्ट स्टडी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में दोस्त हम लोग बात करने जा रहे हैं 16, 17 और 18। जी हाँ, इन तीनों लेसन को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब आप खुद सोच सकते हैं कितना महत्वपूर्ण ये होगा, क्योंकि ये जो क्लास है हम लोग कर रहे हैं क्या चीज़ के लिए, TRE 4.0 के लिए। जी हाँ, यदि आप टीचर बनना चाहते हैं इस बार जो वैकेंसी आई है उसमें, तो एक सीट पक्का करने का सबसे आसान तरीका है सारा NCERT और सारे SCERT को कंप्लीट कर जाइए। और इसके लिए मैं सीरीज ले आया हूं जिसमें 3 क्लास कंप्लीट करा दी और 4 क्लास कंप्लीट होने को है। तो टोटल 1 to 5 क्लास का इसमें अच्छे से सारे चीज़ छोटी छोटी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। यदि इससे एक्स्ट्रा भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, तो 6, 7, 8 को भी आप पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं पूरा साइंस और मैथ्स दो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो मैथ और साइंस आप देख पाएंगे। उसमें भी मैंने पूरा पढ़ा दिया है। क्लास 10th उसमें अभी चल रही है। तो चलिए आज हम लोग डे 12 पे हैं और शुरू करते हैं आज 16 नंबर NCERT का क्वेश्चन। क्या है? चू चू करती आई चिड़िया, 16 नंबर लेसन है। पहला क्वेश्चन है आपके पास, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे सकने वाली पक्षी। सोचिए कौन अपने झटके से गर्दन को आगे पीछे कर सकता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो मैना है, एक सेकेंड, मैना ऐसा काम करती है, झटके से आगे पीछे गर्दन करती है। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। लटकता हुआ बना रहा है घोंसला, ये सन बर्ड होता है। कैक्टस के पौधे या मेहंदी के कांटों के बीच पक्षी का घोंसला बनाने का उल्लेख मिलता है। ये कौन सा पक्षी होता है? इसको कबूतर बोलते हैं, जो कैक्टस के पेड़ या मेहंदी के कांटों में बनाता है, या पुराने खंडहर में भी ध्यान रखिएगा। कबूतर का पुराने खंडहर वाला ऑप्शन में देगा। व्यस्त महीने के दौरान पक्षियों के लिए पहला कदम क्या है? तो इसका स्थान होता है दूसरे स्थान पर प्रवास करना। मतलब ऐसा समय आ गया जब वहाँ पे वो अनुकूल स्थिति उसके लिए नहीं लग रहा है, पक्षी क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह निकल लेती है। इंडियन रॉबिन किस प्रकार का घोंसला बनाता है? घास, मुलायम टहनियाँ, जरों, ऊन, बाल, रुई, ये सभी चीज़ को मिलाकर एक घोंसला बनाता है। ठीक है, इंडियन रॉबिन्स की बात करें तो बहुत सुंदर पक्षी होता है, नेट पे सर्च करके आप देख सकते हैं। एक लड़का रात को जागता है और देखता है कि एक पक्षी भवन के कोनों से बहुत तेज़ी से उड़ रहा है। बाद में उसने उसके बारे में अध्ययन किया कि वे रात में अच्छी तरह देख सकता है और केवल काला और सफ़ेद ही देख सकता है। इन पक्षियों को डैश के नाम से जाना जाता है, बताइए ज़रा। रात्रिचर पक्षी। नेक्स्ट करा है, सनबर्ड का घोंसला कैसे लटकता है, मतलब किस प्रकार का लटका रहता है? तो आंसर हो जाए किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखाओं से। सॉल्यूशन को देखते हैं, सॉल्यूशन से बहुत कुछ जानने को मिलेगा। कहा जा रहा है मैना मध्यम कद की होती है और उसके पैर मजबूत होते हैं। वे झटके से अपने सिर आगे पीछे ले जा सकती है। मैना पक्षी तिलियर परिवार की प्रजातियां हैं। प्रजातियां मैना को बात करने और किसी भी आवाज़ को नकल करने की क्षमता होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, सीटेट वगैरह में कई बार। ये ध्यान रखना है आपको क्या, कि ये जो है आवाज़ को नकल करने में बहुत ही तेज़ होती है। मैना, गौर से सुनिए, अफ्रीका, भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाया जाता है। एशिया में भी किधर? दक्षिण पूर्व एशिया में अगर जाएंगे तो मिल जाएगा। पक्षी अपने अंडे देने के लिए घोंसले का निर्माण करते हैं और अपने छोटे बच्चों को सेते हैं उसमें। अलग अलग पक्षी अलग अलग जगहों पर घोंसले बनाते हैं, कुछ ज़मीनी स्तर पर तो कुछ पेड़ के ऊंचाई पे। नेक्स्ट कहा जा रहा है विभिन्न पक्षी अपने घोंसले बनाने के लिए विभिन्न तरीकों और विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करती है। जैसे सन वर्ड छोटे पक्षी है, वे एक छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकता हुआ एक घोंसला, मतलब छोटा सा घोंसला बनाता है। कबूतर कैक्टस के पौधे या मेहंदी के बारे से कांटों के बीच अपना घोंसला। ये खुद क्या हो रहा है? मेरे मोबाइल को क्या हुआ है? ये खुद बंद हो रहा है। एक सेकंड, अरे सॉरी। कबूतर के बारे में कहा जा रहा है कि कबूतर जो होता है कैक्टस के पौधे या मेहंदी के बारे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाते हैं, और खंडहरों में भी ये बनाते हैं। ये बात माइंड में रखिएगा। गौरैया और कबूतर अलमारी के ऊपर शीशे के पीछे किनारे पर कहीं भी अपना घोंसला बनाते हैं। बारबेट या कॉपर स्मिथ पक्षी एक पेड़ के तने में एक छेद में अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, अब
अप्रैल संभोग और प्रजनन का मौसम है और दूसरे गोलार्ध में ठंडा हो रही है, इसलिए पक्षियों को साथी ढूंढने और संतान देने के लिए तेजी से वापस पलायन करना पड़ जाता है। पक्षियों को जीवन चक्र जारी रखने और संतान पैदा करने की ज़रूरत है ताकि नई पीढ़ियों का निर्माण हो सके, इसीलिए उसे प्रवास करना पड़ता है। रॉबिन दिनचर पक्षी है, यह पत्थरों के बीच अंडे देते हैं। इनका घोंसला घास का बना होता है, शीर्ष पर उनके पास नरम टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल और रुई होती है। इनका घोंसला नरम और आरामदायक होता है। शिशु रॉबिन पक्षी के अंदर की तरफ लाल मुंह होता है, मतलब रॉबिन के मुंह अंदर की तरफ लाल होता है। माता पक्षी छोटे छोटे कीड़ों को बच्चों को खिलाती है लाकर। कुछ पक्षी रात में सक्रिय होते हैं, उन्हें रात्रिचर जंतु कहा जाता है। मरुस्थल में रहने वाले पक्षी आमतौर पर दिन में भीषण गर्मी से बचने के लिए रात्रि को ही मूव करते हैं, कीड़े मकोड़े खाने के लिए। जो जंतु पक्षी में जागते हैं वे केवल काले और सफ़ेद गलत लिखा हुआ है। जो पक्षी रात में जागते हैं, ऐसे लिखना है, जो पक्षी रात में जागते हैं वे केवल काले और सफ़ेद रंग में ही चीज़ों को देख पाते हैं, ब्लैक एंड वाइट। उसकी आंखें रात के दौरान दृष्टि बनाने के लिए संशोधित होती है, जैसे कि उनके पास बहुत बड़ी पुतलियाँ भी होती है। रात्रिचर पक्षियों के उदाहरण जैसे चमगादड़, गौर से याद रखिए, चमगादड़ हो गया, मरुस्थलीय चूहा हो गया, मरुस्थलीय सांप। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ऊपर में ना क्या लिखा गया था, यहाँ से अब समझ में आएगा। जो भी जंतु या पक्षी रात में जागते हैं, बात समझ में है, यहाँ रात छूट गया है, जंतु भी इसमें आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं एग्जाम्पल में पक्षी चमगादड़ दिया, मरुस्थलीय चूहे हुआ, मरुस्थलीय सांप हो गया, उल्लू आदि हो गया। नेक्स्ट कर रहा है, सनबर्ड एक घोंसला बनाता है जो एक छोटे पेड़ या पहाड़ी की शाखा में लटकता है। रॉबिन अपना घोंसला नरम टहनियाँ, जड़ों, ऊन, बाल, रुई वगैरह वगैरह ज़मीनी स्तर पर किसी पेड़ की निचली शाखाओं पर, कभी कभी शीर्ष पर भी बनाता है। 17 नंबर लेसन है नंदिता मुंबई में। आप एक चीज़ गौर करते होंगे, यहाँ पे हर वो चीज़ को दिखाया जाता है, बच्चे जहाँ मूव करेंगे, जहाँ जाएंगे घूमने फिरने, जैसा दुनिया देख पाएंगे, सारा चर्चा किया जाता है। नंदिता मुंबई में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है? प्राकृतिक संसाधन क्या है? मछली, ये सभी तो मानव ने बनाया है प्राकृतिक चीज़ों का यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीविज़न रिमोट कंट्रोल को काम करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कहाँ से मिलती है? इनमें मौजूद बैटरी से, बैटरी रहता है उसी से ना मिलता है एनर्जी। टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट निम्नलिखित में से किसका उपयोग करती है? कौन ऐसा चीज़ है? तो उसको बोलते हैं अवरक्त प्रकाश। देखिए, एक होता है अल्ट्रासोनिक, होता है इंफ्रासोनिक, तो ये इंफ्रासोनिक हुआ। इंफ्रासोनिक वेव का प्रयोग करती है। 20 हर्ट्ज से नीचे इसका रहेगा तरंगदैर्घ्य। निम्नलिखित में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के सही समूह को चुनिए। परंपरागत जो लंबे समय से चला रहा है, ये ना होगा, कोयला हो गया, काष्ठीय ईंधन हो गया, बायोगैस हो गया, क्योंकि प्राकृतिक गैस तो अब निकालने लगा लोग, जल विद्युत अब बनाने लगा, परमाणु ऊर्जा अब बनने लगा है। तो आंसर 4 का क्या हो जाएगा? अब देखिए 4 का आंसर दे रहा है गलत। यहीं पे तो है बगल में, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, कोयला, तेल, जीवाश्म ईंधन हो गया, प्राकृतिक गैस आदि शामिल है। अच्छा, कोयला नहीं है? कोयला तो है, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस शामिल है। सॉरी, बहुत बड़ा मिस्टेक मैं कर रहा था, सॉरी। यहाँ बायोगैस है, ये तो बायोगैस संयंत्र अब लगाया जाता है, ये ना हो जाएगा। तेल, प्राकृतिक गैस, काष्ठीय ईंधन, ये सही हो जाएगा। बात समझ में आया? यहाँ बायोगैस था, मतलब हम मतलब जीवाश्म समझ लिए, यही गलती कर रहे थे। कोई नहीं, तुरंत सही भी कर लिया। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत डैश है। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत सूर्य है, सूर्य से ही तो हमको ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। विद्युत ऊर्जा उत्पादन की दक्षता ऊर्जा के निम्न स्रोतों में डैश की स्थिति में सबसे कम होती है। आइए ऑप्शन दिखाते हैं।
भूतापीय, इसमें ऊर्जा ज़्यादा है पवन में, सौर में, लेकिन भूतापीय में सबसे कम है ऑप्शन के हिसाब से। कहा जा रहा है कि प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रकृति से लिए गए हैं और कुछ संसाधनों के साथ उपयोग किए जाते हैं। इसमें वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोग, सौंदर्य मूल्य, वैज्ञानिक रुचि और सांस्कृतिक मूल्य जैसी मूल्यवान विशेषताओं के स्रोत शामिल हैं। टेलीविज़न रिमोट कंट्रोल को काम करने के लिए आवश्यक ऊर्जा इनमें मौजूद बैक्टीरिया से मिलता है। बैक्टीरिया जो लगा होता है, बैक्टीरिया एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक, गौर से सुनिएगा, रासायनिक ऊर्जा को संग्रहित करता है और इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा ऊर्जा कैसे बदलता है। तो रासायनिक ऊर्जा कौन सा ऊर्जा में बदल रहा है? वैद्युतीय ऊर्जा में। बैटरी में रासायनिक प्रतिक्रिया में बाहरी सर्किट के माध्यम से एक सामग्री इलेक्ट्रोड से दूसरे तक इलेक्ट्रॉन का प्रवाह शामिल होता है। सही बात है। इंफ्रारेड तरंगे या इंफ्रारेड प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। लोग प्रतिदिन इंफ्रारेड तरंगों का सामना करते हैं। मानव आँख इसे नहीं देख सकती है, लेकिन मनुष्य इसे ऊष्मा के रूप में पहचान सकती है, जो गर्मी हम लोग को लगती है। एक रिमोट कंट्रोल अपने टीवी पर चैनल बदलने के लिए प्रकाश के दृष्टिमान स्पेक्ट्रम से परे प्रकाश तरंगों और रक्त प्रकाश तरंगों का उपयोग करते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में गौर से सुनिएगा, जीवाश्म ईंधन आ जाते हैं, जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस आदि शामिल है। आगे कहा जा रहा है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में हवा आ गया, सूर्य की रोशनी, चक्रवात आदि आ गया, जो कि नवीकरणीय है। इन्हें ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कहा जाता है, एकदम नया। सौर ऊर्जा एक अच्छा ऊर्जा स्रोत है। एक और बात एक दिन है, यहाँ कुछ गलती मुझे लग रहा है। ठीक है। चक्रवात हो गया, रोशनी हो गया, ये सब हवा को नवीकरणीय बोलते हैं, क्योंकि बार बार हम प्राप्त कर सकते हैं, और गैर परंपरागत भी है। सही है, मुझे लगा कि अनवीकरणीय लिखा हुआ है। सौर ऊर्जा एक अक्षय ऊर्जा स्रोत है जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा। सूर्य की ऊर्जा सूर्य के भीतर से ही आती है। अब क्यों आती है उसका यहाँ दे रखा होगा, हाँ शायद तो दे रखा है। कह रहा अधिकांश तारों के सतह सूर्य ज़्यादातर प्लाज्मा अवस्था में हाइड्रोजन और हीलियम परमाणु से बना होता है। उसका जो सरफेस है ना, वो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, और प्लाज्मा अवस्था का उपयोग होता है वहाँ पे। और प्लाज्मा अवस्था जो है जैसे कि चौथा अवस्था है, बोस-आइंस्टाइन पांचवा अवस्था है। हम ठोस द्रव गैस ही जानते हैं, लेकिन प्लाज्मा भी होता है। बहुत हीट करने पर प्लाज्मा बनता है, बहुत ज़्यादा ठंड करने पर बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेस होता है। ये सब 5 अवस्था है टोटल पदार्थ की। तो प्लाज्मा अवस्था रहता है सूर्य के सरफेस पे। सूरज परमाणु संलयन नामक एक प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है। परमाणु संलयन, परमाणु विखंडन नहीं। आपसे पूछेगा कि परमाणु विखंडन कहाँ पे है, तो ये जो हम लोग जानते हैं नाभिकीय विखंडन होता है, कहाँ पे, जो परमाणु संयंत्र होते हैं वहाँ पे। बट उसमें के इलेक्ट्रॉन को कुछ एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ताकि वो संलयन जो है, विखंडन जो है बहुत तेज़ी से आगे न बढ़े। एक ऊर्जा स्टेशन की ऊष्मीय दक्षता ऊष्मा ऊर्जा का प्रतिशत है जिसमें काम में बदल दिया जाता है। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे ऊष्मा का प्रयोग करता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है इस गर्मी में से कुछ गर्म झरनों या गीजर के रूप में सतह पर अपना रास्ता खोज लेता है। आप देखते होंगे गर्म झरना आप सुने होंगे, तो कहाँ से आता है? तो ज़मीन के नीचे, पृथ्वी के नीचे क्या है, बहुत सारा हीट है, उस हीट से नीचे पानी गर्म हो रखा होता है, और वही गर्मी के कारण झरना के माध्यम से बाहर आ जाता है। तो लगता है यार ऐसे कैसे हो रहा है, बस यही रीज़न है। भूतापीय विद्युत स्टेशनों की तापीय दक्षता जो है लगभग 7 से 10% ही हम लोग प्रयोग कर पा रहे हैं। अब आइए एनसीईआरटी का लास्ट लेसन करते हैं, इसके बाद एससीईआरटी पर हम लोग चलेंगे। 3 लेसन हो जाएगा यहाँ पे। पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम का है भाई, देखते हैं ज़रा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? सबसे ज़्यादा सूखाग्रस्त क्षेत्र कौन सा है? हर बच्चा जानता है, राजस्थान, क्योंकि वहाँ रेगिस्तान है। आगे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य है? बिहार। बिहार सबसे ज़्यादा बाढ़ से ग्रसित है। कोसी नदी सबसे ज़्यादा बाढ़ लाती है, इसीलिए कोसी को अभिशाप कहा जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? मेघालय क्षेत्र है। मेघालय मासिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। आगे कहा जा रहा है असामान्य रूप से शुष्क मौसम की एक विस्तारित अवधि जब पर्याप्त वर्षा नहीं होती है क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा आपका सूखा कहलाती है। बारिश कम गया, सूखा हो गया। किस आपदा को सामान्य जोखिम शमन विधि जैसे कि बांध, बाढ़, अवरोध निर्माण के कार्यान्वयन के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है?
तो आंसर क्या डाला जाएगा इसका? बाढ़ हो जाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भूस्खलन की व्यापक समन तकनीक नहीं है। आप जानते हैं भूस्खलन मतलब मिट्टी का खिसकना, ये सबसे ज़्यादा पहाड़ी इलाकों में होती है। तो अच्छा तकनीक नहीं बोल रहा है। जैसे पहला कर रहा है भूस्खलन संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए हैज़र्ड मैपिंग जोखिम मानचित्र बनाना, ये सही बात है। भूस्खलन रोकने के वनस्पति आवरण में कमी, गलत बात है। वनस्पति ज़्यादा लगाएंगे तभी तो भूस्खलन रुकेगा ना, उसके जड़ पकड़ के रखता है मिट्टी को। ज़मीन को खिसकने से रोकने के लिए रिटेंशन वॉल यानी अवरोधिक भित्ति लगाना, ये भी सही बात है। जाली नुमा होता है, उससे मिट्टी को खिसकने नहीं देता है। सतही जल निकासी नियंत्रण बारिश के पानी और झरने के प्रवाह के साथ भूस्खलन की गति को नियंत्रित करने का काम करता है, ये भी सही बात है। लास्ट क्वेश्चन करा है तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा अक्सर किस कारण से प्राकृतिक आपदाओं का सामना करती है। तो वहाँ क्या आता है? दिमाग लगाइए थोड़ा सा। बाढ़ तो नहीं आएगा, भूस्खलन हो नहीं सकता, भूकंप आएगा नहीं, क्या आता है? चक्रवात, क्योंकि वहाँ पे बगल में समुद्र है, उसका पानी आ जाता है ऊपर में। आइए सॉल्यूशन को पढ़ते हैं और बहुत सारी बातों को यहाँ से सीखते हैं। मैंने बोला था कि अगर आप इस सीरीज को अगर अच्छे से दिल से लेंगे तो ये सीरीज आपको बहुत काम का आएगा। इसलिए बहुत काम का आएगा क्योंकि ये सीरीज में ही है ये पावर कि पूरा एनसीईआरटी एससीईआरटी कवर मैं करा रहा हूँ। एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक भी बचेंगे क्या? मुझे तो नहीं लगते हैं। एक आध दो कहीं अलग से बच गए, कोई बात नहीं। एग्ज़ाम में इतना ज़रूर बन जाएंगे कि एक सीट आपको कन्फर्म मिल जाएगा अगर इस वीडियो सीरीज को अच्छे से आपने लिया दिल से। तो बहुत जल्द 5 क्लास से स्टार्ट करूँगा। जैसे ही 4 कंप्लीट होगा, 5 कंप्लीट होने के जस्ट बाद आपका प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। प्रैक्टिस सेट अच्छे से कर लिए सारे, फिर तो कमाल हो जाएगा। भारत में सूखा दक्षिण पश्चिम मानसून के कमज़ोर होने से पड़ता है, ये बात सही है। सॉरी, हाँ फिर से सुनिए एक बार कि भारत में सूखा दक्षिण पश्चिम मानसून के कमज़ोर होने से पड़ता है। नेक्स्ट करा है कम वर्षा या मानसून के अपने निश्चित समय में देर से आने के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर बारिश लेट से आएगा तो सूखा ही उस समय बोलेंगे। राजस्थान में विशेषकर अरावली के पश्चिम का मरुस्थलीय भाग और गुजरात के कच्छ का इलाका अत्यधिक सूखा से प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। कच्छ दलदली क्षेत्र भी है। बिहार में वार्षिक बाढ़ भारत में बाढ़ के लगभग 30 से 40% क्षति के लिए है। भारत में कुल बाढ़ प्रभावित आबादी 22.1% बिहार राज्य में स्थित है। सोचिए 30 से 40% में 22.1% कहाँ है? बिहार में ही स्थित है। कहा जा रहा है बिहार के 28 जिलों में सबसे अधिक बाढ़ प्रवण और बाढ़ प्रवण जिलों में आते हैं। क्या करूँ, इसी बिहार से हम भी बिलोंग करते हैं, बट क्या है बिहार तो भाई कहीं मन नहीं लगेगा जो बिहार में रह लिया। विश्व में सबसे अधिक नमी वाले जगह के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत में मेघालय और मासिनराम को है कि यहाँ सबसे ज़्यादा पानी गिरता है। आगे कहा जा रहा है यह बंगाल की खाड़ी की वजह से काफ़ी अधिक नमी है और 1491 मीटर की ऊंचाई वाले खासी पहाड़ियों के कारण यह नमी संघनित भी हो जाती है। यह औसतन बारिश 11,871 मिलीमीटर होती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। 11,871। वहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, कभी भी बारिश आ जाते हैं, वहाँ के लोगों का आदत सा हो गया है रेन कोट वगैरह ये सब चीज़ हमेशा पहन के निकलते रहना हर समय। कभी भी बारिश, अभी 5 मिनट में बारिश आया फिर ख़त्म, फिर थोड़ा देर में आ जाएगा। सूखा पानी की आपूर्ति में लंबे समय तक कमी के कारण एक घटना चाहे कि वायुमंडलीय औसत के नीचे वर्षा पानी हो, सतह का पानी हो या भूजल, सूखा महीनों या वर्षों तक रह सकता है। इसे 15 दिनों के बाद घोषित किया जाता है। 15 दिन तक मगर लगातार इस टाइप के हुआ, 15 दिन बाद सूखा कहा जा सकता है। यह प्रभावित क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र और कृषि का काफ़ी प्रभाव डालता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा देता है। पानी के बिना बहुत दिक्कत हो जाता है, फसलें सारे बर्बाद हो जाती है। तटबंधों और बाढ़ अवरोधों के निर्माण जैसे जोखिम शमन के तरीके सामान्य बाढ़ आपदा प्रबंधन संबंधित होते हैं। ये उपाय भारी वर्षा या तेज़ी से बर्फ़ पिघलने की अवधि के दौरान नदियों और जल निकायों के अति प्रवाह को नियंत्रित करने और रोकने के लिए अभिकल्पित किए गए हैं, जिसमें संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा कम हो जाता है। 6 नंबर पॉइंट कहता है एक भूस्खलन इसे ढलानी सतहों पर चट्टान के अवशेष, मलबे या तलछट के कचरे के बहाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। भूस्खलन बड़े पैमाने पर बर्बादी
लाता है, जो कि गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण मिट्टी और चट्टान के किसी भी ढलानी बहाव को दर्शाता है। भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण बढ़ाना चाहिए। पेड़ पौधा जितना ज़्यादा लगेगा उतना अच्छा रहेगा। नेक्स्ट कर रहा है, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा अक्सर चक्रवातों के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं। भारत प्राकृतिक खतरों खासकर भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात और भूस्खलन में अति संवेदनशील है। यानी भारत ऐसा जगह है ना जहाँ हर चीज़ आता है। भूकंप भी आपको मिल जाएगा, बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूस्खलन, हर चीज़ मिलता है। चारों तरफ भारत का कुछ ना कुछ होते रहता है। 4 राज्य है, आंध्र प्रदेश हो गया, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। एक केंद्र शासित प्रदेश है। पूर्वी तट पर पुडुचेरी और पश्चिमी तट पर एक राज्य गुजरात चक्रवात आपदाओं के लिए अधिकांश असुरक्षित है। यानी गुजरात में सबसे ज़्यादा पुडुचेरी, ये 2 जगह ऐसा है जहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अब SCERT का क्वेश्चन देख लेते हैं। चौदह लेसन 15 16 से करने हैं। 16 किधर है? ये रहा 16। मीठा मीठा शहद। शहद के बारे में समझते हैं। मधुमक्खी मानव जाति के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? यह औषधीय लाभ वाला है, पर परागण में मदद करता है, इसमें शहद मिलता है। ये सभी आंसर हो जाएंगे, सभी काम करता है। एक श्रमिक मधुमक्खी गर्मियों में कितने समय तक जीवित रहता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। श्रमिक मधुमक्खी अधिक से अधिक 1 महीने तक ही जी पाता है गर्मी के दिनों में। शहद है फूल का रस। शहद की थैली में संग्रहित अमृत लार के साथ मिश्रित होकर शहद के थैली में जमा हो जाता है। मधुमक्खी द्वारा चूसा गया अमृत और पानी। आंसर क्या हो जाएगा? अमृत लार के साथ मिश्रित होकर शहद की थैली में जमा हो जाता है। मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार करना है आपको। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ये सही बात है। एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती है, ये भी सही बात है। छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ श्रमिक होती है, ये भी सही बात है। श्रमिक जो होता है वो सेक्स नहीं कर सकता। जो नर मक्खी होता है कुछ संख्या कम होता है, ये काम नहीं करता है। ये इसका काम है रानी मक्खी के साथ सेक्स करना, बच्चे पैदा करना। और सभी नर मिल के एक ही रानी मक्खी के साथ करते हैं और बच्चे पैदा होते रहते हैं। कमाल की बात है। आगे बढ़िए। ठहरे हुए जल पर मिट्टी का तेल डालना बरसात के दिनों में मच्छरों के प्रजनन को रोकने का एक सामान्य तरीका है। इसका कारण क्या हो सकता है? मिट्टी के तेल से मच्छरों का ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है, उसका लार्वा मर जाता है। कहा जा रहा है पुष्प परस एवं परागकण एकत्र करने की प्रक्रिया मधुमक्खियाँ एक ही प्रजाति के पुष्पों पर जाती, इससे परागकण प्रक्रिया आसानी संपन्न हो जाती है। मधुमक्खियों की शारीरिक संरचना परागण प्रक्रिया को सुचारू रूप से करने में मदद करती है। जैसे होता क्या है ना कि एक ही पौधा के इस फूल पर उस फूल पर यहाँ से वहाँ जा कर बैठ के क्या परागण की प्रक्रिया बहुत अच्छे से कर देती है मधुमक्खियाँ। एक श्रमिक मधुमक्खी का जीवन काल आमतौर पर 1 महीने का होता है। हालांकि श्रमिक मधुमक्खी गर्मियों में पैदा होने पर 2 महीने तक और शहद ऋतु या सर्दियों में पैदा होने पर 6 से 8 महीने तक जीवित रहती है। फिर से सुन लीजिए। एक श्रमिक मधुमक्खी का जीवन काल आमतौर पर 1 महीने का होता है। हालांकि श्रमिक मधुमक्खियाँ गर्मियों में पैदा होने पर वो 2 महीने तक और शरद ऋतु में पैदा होने पर ठंड के दिन में 6 से 8 महीना तक जिंदा रह पाती है। आगे का यदि ग्रीष्मकालीन श्रमिक मधुमक्खी की रानी रहित कॉलोनी में रखा जाए तो उनका जीवन काल 6 महीने तक बढ़ सकता है। अगर रानी मधुमक्खी ना हो, यदि ग्रीष्मकालीन ठंड के दिनों में श्रमिक मधुमक्खियों को रानी रहित कॉलोनी में रखा जाए तो उनका जीवन काल 6 महीने तक बढ़ सकता है। पता नहीं कौन सा ऐसा घटना है कि रानी के कारण जल्दी मरता है। मधु या शहद एक मीठा चिपचिपाहट वाला अर्ध तरल पदार्थ है जो मधुमक्खियों द्वारा पौधे के पुष्पों में स्थित मकरंद कोशों से स्रावित मधुरस से तैयार किया जाता है और आहार के रूप में मौन गृह में संग्रहित किया जाता है। शहद में जो मिठास होता है वह मुख्यतः ग्लूकोज और एकल फ्रुक्टोज के कारण होता है। एकल शर्करा फ्रुक्टोज के कारण होता है। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ ही नर मधुमक्खी होते हैं जो मधुमक्खियों
की श्रम के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। श्रम के रूप में नर मधुमक्खी काम नहीं करते, कहने का मतलब है उसका काम है बच्चे पैदा करना रानी के साथ मिलकर। आगे कहा जा रहा है कि छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियाँ श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है। वे छत्ता बनाती है और मधुमक्खियों के बच्चे की देखभाल भी करती है। श्रमिक मधुमक्खियाँ छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक कार्यकर्ता मधुमक्खियों के बिना न तो छत्ता होगा ना ही रस का संग्रहण हो पाएगा। मिट्टी का तेल से मच्छरों और अन्य कीड़ों के मरने के लिए कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हालांकि इस मामले में केरोसिन का उपयोग इसकी ऑक्सीजन आपूर्ति बाधित करके मच्छर भगाने के रूप में किया जाता है। स्थिर जल मच्छरों के लिए प्रजनन स्थल है क्योंकि वे इसमें अपने अंडे देते हैं। ठहरे हुए जल में मिट्टी का तेल डालने से लार्वा को, गौर से सुनिए, लार्वा को ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है और वयस्क मच्छर बनने से पहले वे मर जाते हैं, इसलिए मच्छर न के बराबर बनता है। तो एक चैप्टर यहाँ पे दोस्त कंप्लीट अच्छे से हो गया। 2 चैप्टर और भी करेंगे। अगर मेरा मेहनत आपको अगर पसंद आ रही है तो बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए और कुछ दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि अपना छोटा सा परिवार है ये थोड़ा बड़ा हो सके। तरह तरह के पक्षी, बहुत सारे पक्षी के बारे में बात करते हैं। पक्षियों में एक स्पीसीज जाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बनाती है। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है जिसमें वो उसे चुनती है, उस सबसे अच्छा लगता है, उसे अंडा देती है। पक्षियों के इस स्पीसीज का नाम क्या है? कोई तो ऐसा है, कौन है वो? इसको बोलते हैं बीवर पक्षी। ठीक है, बीवर पक्षी में ऐसा ही होता है, मेल घोंसला बनाता है, जो सबसे सुंदर होता है उसमें आकर बीवर पक्षी अपना फीमेल जो होती है अंडा देती है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधे या मेहंदी की बार के बीच अपना घोंसला बनाता है? कैक्टस, ये क्या कौन सा हो जाएगा? देखिए, एक तो था कबूतर, कबूतर यहाँ ऑप्शन में है नहीं, तो फाख्ता आंसर हो जाएगा। फाख्ता कबूतर के ही जैसा होता है। आई थिंक फाख्ता को ही बोला जाता है डॉव। नेट पे सर्च करके देखिएगा। किस प्रकार के पक्षी को चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? हुक जैसी चोंच। हुक जैसी चोंच रहेगी तभी तो फाड़ने में बनेगा, फंसा के खींचने में। नीचे दी गई विशेषताओं वाले पक्षी का नाम बताना है आपको। चलिए पढ़िए और जवाब दीजिए। एक पक्षी ऐसा जिसके सिर पर मुकुट और पूंछ पर सिक्के सिर से पूंछ तक नीले रंग की कई रंगत होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बुनक्कर पक्षी। बात समझ में आया? इसके सॉल्यूशन को पढ़िए। कहा जा रहा है कि बीवर बर्ड, बाया पक्षी जिसको बोलते हैं, कि कई प्रजातियां अधिकतर मिलानसार होती है। वे घास के तने और अन्य पौधे के रेशों का उपयोग करके घोंसले का निर्माण की तकनीक के लिए जाने जाते हैं। नट बीवर वर्ड पक्षी खूबसूरती से बने हुए घोंसले बनाते हैं। मादा सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसे चुनती है और तय करती है और उस घोंसले में अंडे देती है। विभिन्न पक्षी अपने घोंसले बनाने के लिए विभिन्न तकनीक और विभिन्न सामग्री का उपयोग करती है। डव, देखिए मैंने बोला था ना, माइंड में रहता है अगर कोई चीज़ पढ़ाया हुआ हो, कितनी बार पढ़ाया हूँ। डव फाख्ता पक्षी कैक्टस के पौधे या मेहंदी के बार के बीच अपना घोंसला बनाती है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये पक्षी है। हुक जैसी चोंच या मांस को फाड़ने और तोड़ने में मदद करती है। शिकारी पक्षियों की चोंच ऐसी होती है। बाज के पास भी इसी प्रकार की चोंच है। मोर तीतर परिवार के दिप्यावान पक्षियों की एक प्रजाति है। मोर एक सुंदर पक्षी है जिसके ऊपर से पूंछ तक नीले रंग की कई रंगत होती है। सिर पर मुकुट और पूंछ पर सिक्के इसकी सुंदरता और वृद्धि करती है। यह हमारे राष्ट्रीय पक्षी है। एक मिनट, कहाँ गया भाई? एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं क्वेश्चन मिला रहा हूँ। वही तो मैं कहूँ, इसका गलत हुआ था। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक पक्षी ऐसा जिसके सिर पर मुकुट और पूंछ के सिक्के, इसका मैंने हड़बड़ में बुनक्कर मार दिया। मोर होगा दोस्त इसका। अभी ध्यान आया जब मैं सोल्यूशन पढ़ रहा था। तो क्या है यहाँ पे? मोर तीतर परिवार के दैत्यप्यमान पक्षी की एक प्रजाति है। मोर के सुंदर पक्षी है जिसके ऊपर पूंछ या अन्य नीले रंग के रंगत होती है। आगे कहा जा
आगे कहा जा रहा है सिर पर मुकुट और पूंछ पर सिक्के इसकी सुंदरता में और वृद्धि करते हैं। यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। गौर से सुनिए, 1963 में भारत की धार्मिक परंपरा में शामिल होने के कारण मोर को हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया था। ये रहा आज का लास्ट चैप्टर। जंगल में पिकनिक मनाने गए हैं भाई, क्या हो रहा है पहला सुनिए। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ गर्मियों में अपने पत्ते गिराते हैं। आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी की अत्यधिक हानि को रोकने के लिए। गर्मी का दिन आ रहा है भाई, पहले ही पत्ता गिरा दो। भारत में घने पर्णपाती वनावरण के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र वाला राज्य है मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है वन अभी भी। झूम खेती का संबंध है आदिवासी लोग से, डेल्टा खेती से, सूखी खेती से, पहाड़ी लोगों से। क्या हो जाएगा? पहाड़ी लोगों से, आदिवासी से नहीं। पहाड़ पर के लोग जो होते हैं झूम खेती ज़्यादातर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनिवार्य रूप से हिमालय की वनस्पति की प्रजाति नहीं है? मतलब वहाँ के प्रजाति नहीं, मिल जाएगा बट है नहीं। मोहगनी हिमालय की प्रजाति नहीं है। साल वनों का सबसे बड़ा रिजर्व कहाँ पाया जाता है? साल वृक्ष का सबसे ज़्यादा रिजर्व जो पाया जाता है वो है पूर्वी प्रायद्वीप में पाया जाता है, पूर्वी प्रायद्वीप में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सुंदर पश्चिम बंगाल में मिलता है सुंदरी वन, जिसको डेल्टा बोलते हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदाबहार वन और पर्णपाती वन का संयोजन है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ पे सभी मिल जाएंगे आपको। मैंग्रोव वन, सदाबहार वन और पर्णपाती वन तीनों मिल जाएंगे आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहा जा रहा है पानी के नुकसान को रोकने के लिए रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पत्ती कांटा वाला? छोटे पत्ते, एक मिनट, पत्ते के जगह पर कांटा होगा, ये भी नहीं, छोटे पत्ते नहीं। लेकिन एक बात बोलूँ, हर पत्ता में कांटा ही तो नहीं होगा। कठोर और मोटी पत्ते होती है, यहाँ मोटी लिखा था, गलती लिखा हुआ है। मोटी पत्ते, कठोर और मोटी पत्ते, छोटे पत्ते भी हो सकते हैं, पत्ती की जगह पर कांटा हो सकता है। इसमें ना एक से ज़्यादा आंसर डालिएगा, एक से ज़्यादा 4 आंसर। वनों के कांटे में होते हैं, सॉरी, वनों के काटने से होता है, क्या हो सकता है? मिट्टी का कटाव, अनियंत्रित बाढ़, यही हो जाएगा ना। पेड़ रहेगा नहीं तो जड़ को पकड़ेगा कौन? मतलब जड़ जो है मिट्टी को पकड़ के रखता है ना। पर्णपाती शब्द कुछ पौधे की सालाना अपनी पत्तियों को खोने की क्षमता को दर्शाता है। पतझड़ के मौसम में बेहतर ढंग से जीवित रहने के लिए पर्णपाती पौधे पानी के संरक्षण के लिए वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी को अत्यधिक हानि को रोकने के लिए पत्तियां खो देती है। भारत में वन क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। भारत में सबसे बड़े वन क्षेत्र को ऐसे समझिए, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा, फिर महाराष्ट्र। यूपी तो यहाँ दूर दूर तक नहीं है, इसमें ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का नंबर आएगा, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा, फिर महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले प्रकार के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन वे 50 सेमी से लेकर 100 सेमी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। झूम की खेती कुछ हद तक स्लैश एंड बर्न खेती की तरह है, क्योंकि खेत शुरू होने से पहले जंगल को साफ करके प्रक्रिया को मौजूद वनस्पति को जलाना शामिल होता है। इसमें मिट्टी का उर्वरा शक्ति कई गुना कम हो जाती है। यही कारण है कि फसलों की शिफ्टिंग कारण इसे शिफ्ट खेती के रूप में भी जाना जाता है, जिसे उचित खेती सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है। मतलब एक जगह जंगल काट दिया गया, जंगल जला दिया गया, जंगल जल के जब राख बचेगा उसके बाद उसमें खेती कर लिया गया। मिट्टी को कोरने का जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा मिट्टी को पोला करके उसके अंदर बीज डाल दिया जाता है और उसके बाद वहाँ खेती 1-2 बार किया गया। जब देखा मिट्टी में अब खेती में उपज ख़त्म, वहाँ से निकल लिया लोग, अलग जाके फिर खेती शुरू। झूम की खेती के लिए उचित रोटेशन महत्वपूर्ण है। यह अभी भी न केवल उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र में बल्कि गौर से सुनिए, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल जैसे अन्य राज्यों पहाड़ी क्षेत्र में भी इसका खूब खेती होता है, झूम खेती। महोगनी भारत का सबसे बेशकीमती लकड़ी का पेड़ है। इसे शुष्क पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर देश के लगभग हर हिस्से में उगाया जा सकता है। हालांकि सबसे अच्छा महोगनी पौधा अच्छी तरह से सूखा गहरी जलोढ़ मिट्टी में विकसित होता है। चीर हो गया, जूनिपर हो गया, स्प्रूस, देवदार आदि हिमालय की वनस्पति को महत्वपूर्ण प्रजातियाँ है, इसे हिमालय में पाया जाता है।
जिम्नोस्पर्म है, बहुत सारे में फूल नहीं होते हैं, मतलब काष्ठीय लकड़ी बहुत होता है, जिसमें ओक, बांस और रोडोडेंड्रोस घास भी उगते हैं। ये सब घास भी है जो कि उगता है। भारत में अधिकांश साल वन प्रायद्वीप क्षेत्र में पूर्वी भागों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुल उत्पादन का लगभग 33% हिस्सा है, जबकि बिहार और झारखंड में 29% और उड़ीसा में 25% का योगदान है। सागौन के वन प्रायद्वीप के पश्चिमी आधे हिस्से में केंद्रित है। सागौन के वन के अंतर्गत आने वाले लगभग 28% क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। इसके बाद महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में 16% हैं। आगे कहा जा रहा है उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों के पौधे नमक सही सुनू और सुंदरबन मैंग्रोव पश्चिम बंगाल बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा करते हैं। इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह और गुजरात के कच्छ में पहाड़ पर खाड़ी का स्थान आता है। चंदन एक भारतीय स्थानिक वृक्ष प्रजाति है जिसकी भौगोलिक सीमा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के पूर्वी घाटों में सीमित है। देवदार समशीतोष्ण वन है जो कि हिमालय और दक्षिण ढलानों को कवर करते हैं। बस सुनिए, बार बार सुनिए, समझने का प्रयत्न कीजिए, आपको आसानी से सारी बात माइंड में आ जाएगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रचुर वर्षा के साथ उष्णकटिबंधीय गर्म और आर्द्र जलवायु के कारण सभी प्रमुख द्वीप बहुत ही समृद्ध और समृद्ध वनस्पति का समर्थन करते हैं और मैंग्रोव वन, सदाबहार वन और पर्णपाती वन का संयोजन है। एक सेकंड, मुझे चश्मा हटाने दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कि मरुस्थल के पौधे के जीवित रहने के लिए संरचनात्मक अनुकूल महत्वपूर्ण है। क्षेत्र में कठोर और गौर से सुनिए, क्षेत्र में कठोर और मोमी, अच्छा एक सेकेंड, मोमी पत्तियाँ समझते हैं जिसमें वैक्स लगा हुआ, मैं मोटी उस समय पढ़ा था, मुझे लगा था मिसप्रिंट है, मोटी पत्तियां नहीं उसमें बोलेंगे, मोमी का मतलब वैक्स लगा हुआ। वाष्पीकरण के माध्यम से पानी के नुकसान को रोकने में मदद करती है। पौधे में छोटे पत्ते मोम की परत के साथ पाए जाते हैं, समझ गया, जो फिर से पानी को कमी को रोकने में मदद करते हैं क्योंकि वाष्पोत्सर्जन होने नहीं देते हैं। पौधे में मांसल तने होते हैं जो पानी के भंडारण में मदद करते हैं। मोटे मोटे जैसे नागफनी को देखिए ना, कितना मोटा होता है उसका, वो तो लगता है पत्ता है, असल में वो पत्ता होता ही नहीं है। पत्ता के जगह पर वो क्या है, वो तना है उसका, चौड़ा चौड़ा, जिसमें पानी इकट्ठा रहता है। विशेषता लंबी जड़ें, बहुत लंबा जड़ होता है। कठोर और मोमी पत्तियाँ, मोटी छाल होती है। पत्तों की जगह कांटे और छोटे पत्ते हो सकते हैं। वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप मिट्टी, पानी और वायु का क्षरण होने लग जाता है। आगे कहा जा रहा है कि वनों की कटाई भूमि की उत्पादकता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। मृदा अपरदन से मृदा प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे बाढ़ और सूखा का मतलब विशिष्ट चक्र शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। 6 लेसन टोटल हम लोगों ने कंप्लीट किया। समय अगर देखा जाए तो 37 मिनट हुआ है। खुद सोच के देखिए कितने सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हैं, साथ में उसके सारे थ्योरी को भी पढ़ते हैं, तो बहुत सारी बातों को सीखने को मिलता है। मुझे पूरा विश्वास है कि सीरीज़ आपके लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। अगर पसंद आ रहा है, कुछ दोस्त मित्र में ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए और लाइक वीडियो करिए और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है, क्या और आप चाहते हैं, कुछ भी बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।